फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, income and expenditure account and balance sheet. These are our financial statements. But these financial statements sufficient नहीं होते हैं for further decisions. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें जरूर बताएंगे कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस के रेवेन्यूज कितने हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जान सकते हैं। बट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं बता सकता कि बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस बिजनेस का कितना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें नहीं बता सकते। इसीलिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी इसको और स्टडी करते हैं। स्टडी करते समय हम जो भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसको हमने देखा कि वर्टिकली हाउ टू अरेंज वर्टिकल बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर टेकिंग फर्दर डिसीजंस। ये वर्टिकल स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं और इस वर्टिकल स्टेटमेंट की मदद से हमें कुछ और टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, कुछ और स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं फॉर अर्निंग, टू नो अर्निंग कैपेसिटी, टू नो लिक्विडिटी पोजीशन, टू नो फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। अब हम एक एक करके देखेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले हम ओनर्स फंड, फिर बोरोड फंड, फिर हम फिक्स्ड एसेट शो करते हैं, इन्वेस्टमेंट शो करते हैं, वर्किंग कैपिटल, ये हम वर्टिकली अरेंज करते हैं बैलेंस शीट को। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हमने देखा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद आ रहा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद आ रहा है, उसमें से टैक्स डिडक्ट करके हमें मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट्स को हम फर्दर कुछ ना कुछ और स्टेटमेंट्स इसकी मदद से बनाते हैं, जिसमें से पहला स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं उसको मुझे किसी ना किसी के साथ कंपेयर करना है। जैसे मैं बैलेंस शीट वर्टिकली अरेंज करती हूँ तो मैं इस वर्टिकल बैलेंस शीट में कंपेयर करूंगी करंट ईयर्स असेट्स एंड लायबिलिटीज विद प्रीवियस ईयर्स करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ। फिर मैं चेक करती हूँ कि लास्ट ईयर के असेट के कंपैरिजन में करंट ईयर में मेरे असेट पे कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज है, कितने परसेंट से मेरी असेट्स बढ़ रही है, कितने परसेंट से मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही है, कितने परसेंट से मेरी असेट्स कम हो रही है, कितने परसेंट से मेरी लायबिलिटीज कम हो रही है फॉर फर्दर डिसीजन। मुझे इसके ऊपर काफी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ये मुझे सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बता सकती, मुझे इसको कंपेयर करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाता है कंपैरिजन आज हम पढ़ेंगे। हम दोनों कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट एंड कंपैरिजन ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो हम वर्टिकली पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखेंगे। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को रीअरेंज करना है। रीअरेंज यानी वर्टिकली लिखना है। आपको कंपैरिजन कर रहे हैं यानी 2 इयर्स का डेटा दिया जाएगा, 2 इयर्स के डेटा को हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे उसमें से हमारा करंट ईयर कौन सा है, जिसके साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ वो ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितनी असेट्स पे इंक्रीज डिक्रीज है, ये हमको उसी स्टेटमेंट में शो करते जाना है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है आज हम पढ़ेंगे। जैसे पेज नंबर हम सभी देखेंगे, पेज 352 पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। क्या दिया है क्वेश्चन 5 में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। आपको 2 इयर्स की बैलेंस शीट दी है 19 एंड 20। तो जो 20 रहेगा वो मेरे लिए करंट ईयर रहेगा और 19 को मैं लूंगी प्रीवियस ईयर। इस गिवन बिलो आपको किस तरीके से लायबिलिटीज में 2 कॉलम्स दिए हैं 19 एज वेल एज 20।
असेट्स में भी दो कॉलम्स दिए हैं 19 एज वेल एज 20। क्यों? क्योंकि मुझे कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, मुझे लायबिलिटीज को करंट ईयर के साथ कंपेयर करते जाना है। आपको दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटीज। ऑन द एसेट साइड फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट असेट्स। बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया है you are required to prepare comparative balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 19 and 31st March 20। मुझे कंपैरिजन के लिए दोनों बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करेंगे, बट दोनों को अलग अलग प्रिपेयर नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे कंबाइंड दिया है, दैट इज कंसोलिडेटेड। हम ये जो कंपैरिजन स्टेटमेंट होगा वो कंसोलिडेटेड बनाएंगे। तो सभी लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड, comparative balance sheet of Varun Company Limited as on, आपको दिया है 2 years का, March 19 and March 20। ठीक, तो जैसे वर्टिकल में फॉर्मेट ड्रॉ करते थे, सेम वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें यहाँ ड्रॉ करना है और उसको 2 इयर्स के साथ कंपेयर करना है। तो पहला कॉलम हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स 31st March 19, 31st March 20। उसके बाद हम और 2 कॉलम्स करेंगे। क्या है ये 2 कॉलम्स आज हम पढ़ेंगे। तो पर्टिकुलर्स फर्स्ट वन 31st March 19, 31st March 20, ये तो डेटा आपको दिया हुआ है। इसके साथ हमने 2 एडिशनल कॉलम्स ड्रॉ किए हैं, सभी ड्रॉ करेंगे, हेडिंग्स हम साथ में देंगे। पहले सबका फॉर्मेट ड्रॉ हो जाना चाहिए। डन, लिखते हैं फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकेंड वन 31st March 19, देन थर्ड वन 31st March 20। जो 2 एडिशनल कॉलम्स किए हैं वो हम यहाँ दिखाएंगे ऑब्सोल्यूट चेंज। इसमें प्रीवियस ईयर से क्या चेंज हो रहा है, कितनी अमाउंट से मेरी एसेट्स लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज है, एंड परसेंटेज ऑफ चेंज, चेंज का कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या है वो हमको साइड के कॉलम में लिखना है। बस ऐसा ही आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट की जस्ट इनिशियल स्टेज पे आपको कोर्स में है। ठीक, आपको कुछ करना नहीं है, आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर के साथ कंपेयर करो, कितने अमाउंट से कंपैरिजन में कितने अमाउंट से इसमें चेंज है वो दिखाओ, और उनका परसेंटेज, चेंज का परसेंटेज हमें पढ़ना है कि हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज। ठीक, अब जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट में जब हम ड्रॉ करते थे तो सबसे पहला हेडिंग हम लेते थे सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड लिखेंगे सभी। सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहला हम लिखते थे ओनर्स फंड। ओनर में, पार्टनर्स में, मेंबर्स में जो जो फंड हम ओनर को देने वाले हैं वो होता है मेरे लिए ओनर्स फंड। उसमें आता है जो जो ओनर को देते हैं। तो लायबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी में मुझे लेना है ओनर्स फंड यानी सारे कैपिटल से रिलेटेड एंट्री, पार्टनर से रिलेटेड एंट्री। शेयर कैपिटल, दिस इज ओनर्स फंड, तो लिखते हैं शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 19 के कॉलम में लिखा जाएगा 19, दैट इज 2,50,000, एंड 31st March 20 में लिखा जाएगा 20 का कैपिटल जो दिया हुआ है 3,70,000। अब इसमें क्या हो रहा, प्रीवियस ईयर के साथ मुझे करंट ईयर के कैपिटल को कंपेयर करना है। क्या मैं चेक करूंगी, 250 का कैपिटल मेरा 170 हो चुका है, यानी कैपिटल में इंक्रीज है डिक्रीज है। सबसे पहले डिसीजन दो, कैपिटल का वैल्यू प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ऑब्सोल्यूट चेंज, दैट इज 1 लाख
1,20,000 से इस कैपिटल में इंक्रीज हुआ, तो एब्सोल्यूट चेंज में लिखेंगे सभी 1,20,000। अब इसका परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सभी बैलेंस शीट दैट इज इस स्टेटमेंट के नीचे, जैसे सपोज मेरा स्टेटमेंट यहाँ एंड होता है तो मैं यहाँ शो करूंगी वर्किंग नोट। सबसे पहले मैं परसेंटेज ऑफ चेंज कैलकुलेट करूंगी फॉर शेयर कैपिटल। इसमें कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज। टोटल चेंज कितना है 120, किसके साथ हमने कंपेयर किया? विद प्रीवियस ईयर, तो लिखेंगे अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्यों? क्योंकि मुझे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए इनटू 100। दोनों में डिफरेंस देखा 120 है, तो ये 120 चेंज हमने बाय कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करके कैलकुलेट किया? प्रीवियस ईयर के साथ, इसलिए डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट चेंज इज 1,20,000 अपॉन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल इज 2,50,000 इनटू 100। सभी कैलकुलेट करेंगे अपने कॉपी में 1,20,000 अपॉन 2,50,000 इनटू 100। कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम जीरोस तो पहले कट कर दो। यस, ये आएगा 48%। तो हम कितने परसेंट से हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज है ना, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 48% इंक्रीज, 48% इंक्रीज। इस तरीके से मुझे हर एक कॉलम में अमाउंट लिखते जाना है। जैसे वर्टिकल का फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। जैसे सोर्सेस ऑफ फंड पहले लिखा, उसमें हम लिखते हैं पहले शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज डिक्रीज क्या है वो आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैंने लिखा 250 प्रीवियस ईयर, 370 करंट ईयर। इनमें चेंज आ रहा है टोटल 120। अब ये 120 चेंज दिख रहा है, दिखने से ही पता चल रहा है कि इंक्रीज है, बट इसमें कितना परसेंट इंक्रीज है तो मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 120 का इंक्रीज है विद कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 120 अपॉन प्रीवियस ईयर्स कैपिटल इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इनमें कितने परसेंट का इंक्रीज है? 48% का इंक्रीज है। अब नेक्स्ट हम ओनर्स फंड में और क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। हर एक एंट्री को हमें कंपेयर करना है with previous year entry and we take the decision whether it is increase or decrease, how much percentage से वो increase हो रहा है या decrease हो रहा है। Then reserves and surplus अगर मैं देखती हूँ तो 60,000 previous year है and 1 lakh current year है। That means इन दोनों में absolute change मुझे दिख रहा है 40,000। ये 60,000 का रिजर्व 1 लाख हो चुका है, यानी रिजर्व में 40,000 का इंक्रीज है। ये अमाउंट का इंक्रीज है, बट कितने परसेंट से रिजर्व्स एंड सरप्लस में चेंज दिख रहा है वो परसेंटेज मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ वैल्यूज पुट अप करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए अगर मैं चेक करती हूँ तो 40,000 का चेंज है कंपेयर करके प्रीवियस ईयर के साथ, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इसीलिए इनटू 100 कैलकुलेट करेंगे सभी रिजर्व्स एंड सरप्लस का। यस, पॉइंट में आएगा जहां तक, क्योंकि 100 है एंड डिवाइडेड बाय 6 4 66.6666 आएगा, तो मैं लिखती हूँ 66.67 इसमें चेंज है, बट क्या है परसेंटेज? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज ही दिख
दिख रहा है तो लिखेंगे आगे इंक्रीज। ना ये ओनर्स फंड तो मैंने ले लिया। अब मैं चेक करती हूँ बोरोड फंड। व्हाट इज बोरोड फंड? जो फंड मैंने आउटसाइड अदर देन पार्टनर्स, अदर देन ओनर्स, जो भी मैंने पैसा लिया है, जिसे मैं कहती हूँ बोरोड फंड, बट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने अदर देन ओनर से पैसा लिया है, क्रेडिट लिया है, इसको हम कहते हैं बोरोड फंड। तो अदर देन ओनर, ओनर का तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अदर देन ओनर्स कौन से हमने क्रेडिट लिया यानी लोन लिया? आपको दिया है सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड यानी कुछ लोन जो लिया उसके अगेंस्ट कंपनी ने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी करके रखा है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, इसीलिए उसको कहा गया सिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स यानी लोन लिया बट इसके अगेंस्ट कोई भी असेट को हमने मॉर्गेज नहीं रखा है, कोई भी असेट हमने उसके अगेंस्ट गिरवी नहीं रखी है, उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। बट ये सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड कितने टर्म्स के लिए लिया, यानी 1 ईयर के लिए लिया, यानी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ऑलवेज अज्यूम दैट लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज आपको स्पेसिफिकली नीचे दी है, तो ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हम क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म। ये लोन अदर देन ओनर्स हमने लिया हुआ है, इसीलिए इसको बोरोड फंड में लिखा जाएगा सिक्योर्ड लोन्स। इसको भी 2 इयर्स के साथ कंपेयर करना है। 1 लाख का पहले सिक्योर्ड लोन्स था, अब वो 1,60,000 हो चुका है, यानी इसमें इंक्रीज हो रहा है 60,000। तो कितने परसेंट से हम ये लोन को इंक्रीज डिक्रीज है वो परसेंटेज पहले आप कैलकुलेट करो, फॉर्मूला में हमने लिखा हुआ है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। सभी कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिक्योर्ड लोन्स के लिए 60,000 का इंक्रीज है, कंपेयर किया 1 लाख के साथ, इनटू 100। तो ये आएगा 60%। 60% का क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो लिखेंगे 60% इंक्रीज। नाउ अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स फटाफट करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स 90,000 प्रीवियस ईयर था, 1,40,000 करंट ईयर है, यानी इसमें चेंज है 50,000 का। यस, अब हाउ मच परसेंटेज ऑफ चेंज वो कैलकुलेट करना है। ये तो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। परसेंटेज ऑफ चेंज अनसिक्योर्ड के लिए 50,000 टोटल इंक्रीज है, बाय कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर्स एंट्री 90,000 इनटू 100। मैक्सिमम जीरोस कट कर देंगे, तो ये आएगा पॉइंट में आएगा, है ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इनटू 100। ये आएगा 55.55%। तो कैलकुलेट करते हैं, 55.55% हम लिखेंगे इंक्रीज। देखो फॉर्मेट याद है क्या? हमने लायबिलिटीज को वर्टिकल जब अरेंज करते हैं तो पहले लिखा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड, आपको कहाँ से पैसा मिला, कौन पैसा देंगे। पहले सबसे पहले ओनर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या हम आउटसाइडर से कुछ लोन लेते हैं तो वो लोन बिजनेस को मिलेगा, इसीलिए हमने लायबिलिटीज में सोर्सेस ऑफ फंड लिखा। सबसे पहले ओनर्स फंड, फिर लिखा बोरोड फंड। अब हम लेंगे इनका टोटल, जिसे हम कहते हैं टोटल फंड अवेलेबल।
टोटल फंड अवेलेबल, हमारे पास कितना पैसा ओनर और आउटसाइडर्स को मिला के प्रीवियस ईयर पहले था, इन सब का टोटल 5 lakhs 7,70,000। ऑब्सोल्यूट चेंज इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वही इसका टोटल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्सोल्यूट चेंज इन दोनों का डिफरेंस 270, चेक कर लेते हैं हमारा करेक्ट है क्या, यस 270। नाउ परसेंटेज ऑफ चेंज का हमें वापस टोटल फंड अवेलेबल का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। यहाँ 270 दोनों में डिफरेंस है, बाय कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर्स टोटल फंड अवेलेबल इनटू 100, मैक्सिमम जीरोस कट कर देंगे, ये आएगा 54% इंक्रीज ही दिख रहा है, तो आगे लिखेंगे 54% इंक्रीज। ये हमने लायबिलिटी की साइड पहले रिकॉर्ड कर दी। हम करंट लायबिलिटीज को इसमें इंक्लूड नहीं करते, करंट लायबिलिटीज हम कैलकुलेट करते हैं फॉर हेल्प करेंगे करंट लायबिलिटीज का फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के समय हम करंट लायबिलिटीज को यूज करेंगे। सेकंड हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, अब ये जो भी ओनर से पैसा मिला है हमने आउटसाइडर से फॉर लॉन्ग टर्म, जो अमाउंट लोन लिया है इसको हमें यूज करना है। कहाँ हम अप्लाई करेंगे, तो सीक्वेंस में सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे वो अमाउंट इन फिक्स्ड असेट्स। तो सबसे पहले लिखी जाती है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स आपको असेट्स में दिया ही जाएगा। देखो प्रीवियस ईयर में 350, करंट ईयर में 570, प्रीवियस ईयर में 350, करंट ईयर में 570। अगर मैं लास्ट ईयर के साथ करंट ईयर की एसेट्स को कंपेयर करती हूँ तो इसमें मुझे चेंज दिख रहा है 2,20,000। अब ये जो 2,20,000 का इंक्रीज है इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैलकुलेट करना है। 2,20,000 इंक्रीज है बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस ईयर, दैट इज 3,50,000 इनटू 100। कैलकुलेट करते हैं, पहले मैक्सिमम जीरोस कट कर देते हैं एंड नाउ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज। इसको वर्किंग नोट में शो करो या आप रफ में भी कैलकुलेट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज ऑफ चेंज देखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। देखो तो करेक्ट आ रहा है। डिवाइडेड बाय 22 अगर मैं करती हूँ तो आता है 62.86, है ना। Hmm. 62.86% ये हो रहा है इंक्रीज। हर एक का परसेंटेज आपको सिर्फ कैलकुलेट करते जाना है। बाकी हम जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में लिखो, करंट ईयर का करंट ईयर में देखो दोनों में कितना डिफरेंस से वो इंक्रीज हो रहा है, वो डिफरेंस लिखा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ चेंज। नाउ सेकंड हम अप्लाई करेंगे फंड इन इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट सेपरेटली दी जाएगी, देखो दी हुई है 120 की इन्वेस्टमेंट 170 हो चुकी है, तो 120 का इन्वेस्टमेंट 170 हो चुका है, यानी इन्वेस्टमेंट में 50,000 का इंक्रीज है क्योंकि बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट। तो वो परसेंटेज कितना है कैलकुलेट करने के लिए इंक्रीज है 50,000 का, किसके साथ कंपेयर किया, प्रीवियस ईयर के साथ। परसेंटेज कैलकुलेट करना है इसलिए इनटू 100 कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम जीरोस कट कर दिए
ये आएगा 250 divided by 6. तो 50 divided by 6 अगर मैं करती हूँ 41.67% क्या हो रहा है, इंक्रीज। नाउ इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम असेट्स में और एक चीज लिखते हैं जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बिजनेस का वर्किंग कैपिटल यानी करंट में आपका पैसा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मेरा करंटली पैसा करंट असेट्स में यानी जो 1 ईयर में कन्वर्ट होती है उसमें यूज हो रहा है, एंड जो 1 ईयर में पे करनी है वहां मेरा पैसा मैक्सिमम दिख रहा है। तो वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपको दोनों दिया हुआ है, करंट असेट्स दी हुई है 1,30,000 प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का 120, करंट लायबिलिटीज दिया है 1,90,000। हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर करंट असेट्स इज 130 माइनस द प्रीवियस ईयर करंट लायबिलिटीज इज 1 लाख, यानी प्रीवियस ईयर का करंट असेट्स था 30,000। समझा कैसे आया, 130 माइनस 1 लाख, प्रीवियस ईयर का करंट असेट्स माइनस प्रीवियस ईयर का करंट लायबिलिटीज। करंट ईयर का करंट असेट्स 120 माइनस करंट ईयर का करंट लायबिलिटीज 90,000, यानी करंट ईयर में आ रहा है 30,000। यानी यहाँ वर्किंग कैपिटल में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इसीलिए परसेंटेज का भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं रहेगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फंड अप्लाइड। ये टोटल और टोटल फंड अवेलेबल का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। चेक करते हैं, ये जैसे 5 लाख है तो यहाँ पर भी मेरा टोटल 5 लाख ही होना चाहिए। यस, ये टोटल 770 है तो इसका भी टोटल मेरा 770 ही होना चाहिए। यस, इंक्रीज डिक्रीज का टोटल 270 है तो फंड अप्लाइड में भी हमारा 270 ही होना चाहिए, और इसका 54% है तो इसका परसेंटेज, हाँ परसेंटेज भी 54% होना चाहिए। 270 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 270 डिवाइडेड बाय 5 लाख, यहाँ इंक्रीज 270, यहाँ है 5 लाख, देखो सेम ही है, तो ये भी कितना रहेगा 54% इंक्रीज। ठीक, परसेंटेज ऑफ चेंज हम देख चुके हैं कि किस तरीके से कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आपको पूछा जाएगा। दोनों ईयर की एसेट्स लायबिलिटीज दी जाएगी, दोनों ईयर की एसेट्स लायबिलिटीज को कंपेयर करो, फाइंड आउट ऑब्सोल्यूट चेंज, कितने अमाउंट का इनमें डिफरेंस है और वो डिफरेंस इंक्रीज है कि डिक्रीज है। अगर डिक्रीज होता है तो मैंने इसके सामने लिखा रहता डिक्रीज, इंक्रीज है तो मैंने क्या लिखा है इसके सामने इंक्रीज। इस तरीके से मेरे बनेगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऐसा ही होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए आ जाता है पेज नंबर 354, क्वेश्चन नंबर 6। सभी देखेंगे, सभी पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन 6 अच्छे से। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में, इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1920। 2 साल का इनकम स्टेटमेंट दिया है। याद करो इनकम स्टेटमेंट मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे रिवाइज किया था, सेल्स लेस रिटर्न्स, नेट सेल्स में से हम सीओजीएस माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम पहले माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसमें हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स
टैक्स डिडक्ट करके मुझे मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी स्टेटमेंट को हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करेंगे और परसेंटेज ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे। देखो दिया है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, 2 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, सेल्स उन्होंने प्रिपेयर करके ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ ऑब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करना है और आपको परसेंटेज ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। बाकी फॉर्मेट पूरा आपको वहां दे दिया है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज P&L एक्सपेंस, P&L में जो भी एक्सपेंस लिखते हैं वो इनडायरेक्ट, लेस तो मिलेगा मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दिया हुआ है 50%, लेस टैक्स करके मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी स्टेटमेंट को एज इट इज पहले हम लिख लेंगे और 2 एडिशनल कॉलम्स हमें शो करने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज ऑफ चेंज। बाकी हमको कुछ भी करना नहीं है और मिल जाते हैं आपको 8 मार्क्स, ठीक है। तो लिखते हैं सभी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे सभी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ किसका है, ABC लिमिटेड एज ऑन 31st March 19 and 31st March 20। कॉलम्स करेंगे सेम कॉलम्स, पर्टिकुलर्स 31st March 19, 31st March 20, absolute change, percentage of change। करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है वो स्टेटमेंट पहले एज इट इज आंसर में ला लेते हैं। 31st March 18 and 19 है, सॉरी मेरी गलती, 31st March 18 and 31st March 19 ऑब्सोल्यूट चेंज यानी कितने अमाउंट का चेंज है एंड परसेंटेज ऑफ चेंज, जो चेंज हो रहा है इनके बीच का परसेंटेज क्या है। जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले हम जो, क्योंकि वो फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमको अलग से जैसे बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं था वर्टिकल के, तो मैंने उसको पहले अरेंज किया, बट ये इनकम स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो क्या करना, एज इट इज पहले आंसर में लिख लेना। पहले हम लिख लेते हैं सेल्स 4 lakhs, फिर हम नेक्स्ट 2 कॉलम्स फिल करते जाएंगे फटाफट। लेस, ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम बोलते हैं उसको, 2,20,000, 3,60,000, you will get gross profit। Sales minus gross profit, cost of goods sold is your gross profit। कैलकुलेट करते हैं, 1,80,000 and 2,40,000, right? Yes. Less indirect expenses, $80,000 and 1 lakh, तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। अब उन्होंने ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंशियल कुछ दिया नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, तो हमने वैसे ही लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स अलग से दिया हुआ है आपको, तो मुझे पहले बिफोर टैक्स का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,40,000 लेस इनकम टैक्स,
50% ऑफ टैक्स। टैक्स कभी भी प्रॉफिट पे होता है। प्रॉफिट इज सपोज 1 लाख, तो 1 लाख का 50% इज 50,000, 1,40,000 का 50% इज 70,000। तो हमें मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, हम उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम क्यों अलग से कैलकुलेट करते हैं, ये रेशियो एनालिसिस जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ रेशियोज बिफोर टैक्स के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होते हैं एंड कुछ रेशियोज आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होते हैं। इसीलिए इनकम स्टेटमेंट में बिफोर प्रॉफिट टैक्स अलग कैलकुलेट किया जाता है, आफ्टर प्रॉफिट टैक्स अलग कैलकुलेट किया जाता है। अब ये हमारा आया 50,000 एंड 70,000, ये स्टेटमेंट तो हमें एज इट इज दे दिया था। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑब्सोल्यूट चेंज पहले कैलकुलेट करते जाना है बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस ईयर एंट्रीज एंड करंट ईयर एंट्रीज। देखते हैं 4 लाख का सेल्स करंट ईयर में 6 लाख हो चुका है, यानी सेल्स पे 2 लाख का इंक्रीज है, बराबर इंक्रीज है क्योंकि बढ़ रहा है। पहले 4 लाख था, अब 6 लाख से सेल्स बढ़ गए 2 लाख से। बट इसमें कितने परसेंटेज ऑफ चेंज है, इसमें कितने परसेंट से चेंज होगा, वो परसेंटेज ऑफ चेंज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करती हूँ, ऑब्सोल्यूट चेंज, ये एक ही बार लिखना है फॉर्मूला, फिर हम सिर्फ वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ऑब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ऑब्सोल्यूट चेंज सेल्स में है 2 लाख, प्रीवियस ईयर है 4 लाख, इनटू 100, मैक्सिमम जीरोस कट कर दो। 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 अगर मैं करती हूं तो वो एग्जैक्ट कितना आएगा, 50%। तो यहां हो रहा है 50% इंक्रीज। डन। नाउ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रीवियस ईयर थी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 220, अब हो रहा है 360, यानी अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इंक्रीज हो रहा है बाय 1,30,000 का इंक्रीज है। तो इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ऑब्सोल्यूट चेंज 130 अपॉन प्रीवियस ईयर्स 2,20,000 इनटू 100, मैक्सिमम जीरोस पहले कट कर दो एंड नाउ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेंज। हर एक का पहले आप कैलकुलेट करेंगे, मैं भी कर रही हूँ, पहले आप कैलकुलेट करो। इंक्रीज लिखो, ऑब्सोल्यूट चेंज लिखो, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करो। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, जल्दी से। बुक में जो दिया है वो गलत है, तो अपने को ही करना है, ठीक। करते जाना है पूरा। यस, इंक्रीज डिक्रीज आपको लिखते जाना है, जिसमें भी डिक्रीज होगा उसको आपको बाजू में डिक्रीज लिखना है। 180 का 240 हो रहा है, यानी 60,000 इंक्रीज है। तो 60,000 अपॉन 1,80,000 into 100।
25%. इस तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करो, उनका परसेंटेज कैलकुलेट करो और कंपेयर करो। अब इस कंपैरिजन के बाद किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं हम ये रेशो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी पोजीशन कैसे समझेंगे, अर्निंग कैपेसिटी कैसे समझेंगी, ये हम रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट धीरे धीरे और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट भी रहेगा उसमें कवर करेंगे। आज हमने देखा कि हाउ वी कंपेयर हर एक एंट्री विद प्रीवियस एंट्री और चेंज को हमको किस तरीके से कैलकुलेट करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद कैश फ्लो, उसके बाद रेशियो एनालिसिस, यहाँ तक हमको पहुंचना है। डन। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, कल बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।